द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ गाजियाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं समीर गुप्ता जी। गुप्ता जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इसी बिजनेस से मुंसलिक हैं। वो अपने आप को लेफ्ट लीनिंग हैं, लिबरल कहते हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। और स्टार्ट करते हैं हम अयोध्या राम मंदिर की इनागुरेशन से। आप गुप्ता जी पाकिस्तान को अच्छी तरह समझते हैं, आप पाकिस्तान आए भी हैं और एक पीस एक्टिविस्ट भी हैं। तो पाकिस्तान में क्या गलती है बुनियादी इस हवाले से और मोदी जी को समझने में? मैं कई दफा अपने शो में कह चुका हूं कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, लेकिन एक भी एकेडमिक एक्सपर्ट हमारे पास ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ही स्पेशलाइजेस इन इंडिया एंड ही अंडरस्टैंड्स इंडिया फुल्ली। तो अब मैं अपने एक एम्बेसडर साहब हैं जो इंडिया में भी रहे, उनका एक शो देख रहा था। वो टीवी पे एक शो करते हैं, तो राम मंदिर की बात करते हुए उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को छोटी सी जगह दी। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि भाई जो राम मंदिर को जगह दी गई है वो 2.7 एकड़ है। जो मस्जिद के लिए जगह उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अलॉट करे वो 5 एकड़ है। तो इस तरह की बात जो फुल्ली नॉलेजेबल लोग हैं, जो पूरी तरह समझते हैं सिचुएशन को, वो अगर इस तरह से डिलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं तो हैरत होती है। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा है। ये एक सियासी मुद्दा है और इसमें हम लोग ना कई बार ऑब्जेक्टिव हम बहुत जिनकी आप बात कर रहे हो बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड यू नो ब्यूरोक्रेट हैं। और लेकिन हम क्या होता है कि हम सब लोग चाहे हम कितने भी समझदार हों, पढ़े लिखे हों, जो जज्बात होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो हमें कई बार हमारे क्लाउड कर देते हैं हमारी थिंकिंग को। हमारे जैसे आपने बोला कि जी हाँ, बिल्कुल, जो अभी आज से 6 महीने बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मस्जिद आएगी, उसको मंदिर के मुकाबले दोगुनी जमीन दी गई है। पर मैं जैसे आपने बोला ना कि मैं एक लेफ्ट लीनिंग लिबरल हूँ, राइट? मेरे लिए बीजेपी और मोदी जो है वो मेरी एक इनहेरेंट इंस्टिंक्टिव अवर्जन है। मतलब मैं उन लोगों को नहीं पसंद करता एक जज्बाती तौर पे, ठीक है? लेकिन हमें ऑब्जेक्टिवली समझना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान को इंडिया से एंगेज करना है तो जज्बात से बढ़ के उनको समझ के ना एक एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की मेजोरिटी का नजरिया क्या है। और जो हिस्टोरिकल जो कि जो हिस्ट्री है वो क्या है। हम राम मंदिर मुद्दे की बात कर सकते हैं और हम बहुत सारी दूसरी चीजें बात करते हैं, राम मंदिर मुद्दे की बात करते हैं। और मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये सही है या ऐसा होना चाहिए, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि वो क्यों है, ठीक है? तो राम मंदिर का मुद्दा बनने के लिए आपको पिछले 5 साल की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, राइट? मुगल पीरियड में कई बार ऐसा हुआ कि चूंकि जो एम्परर थे उन्होंने डिसीजंस लिए। जैसे अगर आप देखें हिंदुइज्म में 3 मेजर भगवान हैं, राइट? लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड शिवा। वो 3 मेजर डीएटीज हैं। और लॉर्ड राम जो है वो द लेजेंड हैज इट कि वो अयोध्या में पैदा हुए और पूरा उनका वो है और लोग मानते हैं। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा लोग जो है इस बात में पूरा विश्वास करते हैं। लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न इन मथुरा और मथुरा में उनके लिए उनका जन्म स्थान का टेम्पल है। और लॉर्ड शिवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो बनारस में, वाराणसी में। नाउ इंटरेस्टिंगली जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है वहां पे औरंगजेब के ऑर्डर्स पे आधा टेम्पल गिरा दिया गया, वहां पे एक मस्जिद बना दी गई। ऐसे ही जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है जो कि हिंदूज मानते हैं कि वो उनका बर्थ प्लेस है, वहां पे भी टेम्पल आधा गिरा दिया गया और आधे में मस्जिद बना दी गई। ये 2 हैं जो हमें मालूम है कि हुए हैं, ठीक है? अब वो टेम्पल कितने पुराने हैं वो हमें नहीं मालूम, लेकिन वहां टेम्पल एग्जिस्ट करते थे जिनको गिराया गया और मस्जिद बनाई गई, ठीक है? और तीसरा गुप्ता आता जी, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट हैं के मोहम्मद।
उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ मौजूद हैं यूट्यूब पे, वो देखे जा सकते हैं और उन्होंने भी इसको इसको वेरीफ़ाई किया। वो 70s में जब ये इतना हॉट इश्यू नहीं था, वो वहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि हमें मंदिर के जो हैं रेमेनेंट्स मिले वहाँ पे। नहीं, मंदिर एग्जिस्ट करते हैं सर, रेमिनेंट्स क्या, मंदिर एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ आधे 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 हैं, मतलब हुँ, आधा मंदिर बराबर में आधा मस्जिद है। हुँ, सो इट इज वेरी, इट इज वेरी क्लियर, आई बीन टू दीस प्लेसेस एंड इट इज वेरी क्लियर कि वो हुँ। मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई है। अच्छा, यही बात कुतुब मीनार के बारे में भी कुछ करते हैं लोग? बिल्कुल है, आप कुतुब मीनार जाइए, मैं तो गया हूँ कई बार वहां पे। जो कुतुब मीनार में बकायदा आपको पुराने जैन और जो हिंदू वो हैं कंपोनेंट्स हैं आर्किटेक्चर के, वो इस्तेमाल किए हुए हैं उसके अंदर। तो यही चीजें हैं। नो, हम एक तरफ से कह सकते हैं कि भाई ये पार फॉर द कोर्स था, कि भाई जो एम्परर होते थे, जो राजा होते थे, उनकी मर्जी होती थी उस टाइम में, उन्होंने गिरा दिया, अब क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, ठीक है। हुँ, तो एक 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 अच्छा, अयोध्या में क्लेम है और एक तरफ विश्वास है, दूसरी तरफ नहीं है, और हम डिबेट कर सकते हैं, हम उसमें हम उसमें घुस के देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बट उनका, हिंदूज का विश्वास है लॉर्ड राम इज द बिगेस्ट गॉड फॉर हिंदूज, कि कि अयोध्या में ही वाज born and he was born at that particular place, and Babur had demolished the temple. That is the story. Now the point is कि जब ये सब चीजें हैं तो एक विक्टिमहुड है, एक बहुत स्ट्रांग विक्टिमहुड है, ठीक है। हुँ। और उस विक्टिमहुड को 65 साल तक, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, वो चीजें इतने बड़े इशू नहीं थे। बट व्हाट बीजेपी हैज डन इज हैज टू वेरी इफेक्टिवली यूज दैट टू गेन पावर, राइट। नाउ विल am I happy that a mosque was brought down? No, I'm not happy that the mosque was brought down. However, a due process was followed. We can all have a conspiracy theory कि जो जजेस हैं वो बायस थे, या गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस किया, वो सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन a due process was followed over several decades. This is not over 1 year. For almost 100 years, the court, उसके सामने पिटिशंस आई, बहुत सारे एविडेंस आए, and then the Supreme Court of India decided that there is a Ram temple to be built. Now you and I can disagree with the judges, but there was a due process that was followed, and after the due process they're building the temple, और उनमें right? एक जज थे, इनमें से एक जज मुसलमान भी थे ना, जस्टिस नजीर। जी बिल्कुल थे। और हम्म, एक मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया है। और ये ऐसा नहीं कि सडनली 6 महीने में हुआ है, ये हम्म, 100 साल तक, स्पेशली करीब 20 साल तक तो रेगुलरली वहां पे जिरह की गई हैं, और बहुत सारी जो भी उनके एविडेंस थी नहीं थी, जो भी उन्होंने प्रेजेंट किया, आर्गुमेंट प्रेजेंट किए, मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन मेरे मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूं, और मेरे ये कहने से कि जो हुआ वो गलत हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको कहीं पे आके, जब एक डिस्प्यूट है दो पार्टीज का, यू हैव टू गो बाय व्हाट अ जुडिशरी सेज इन अ डेमोक्रेसी। वी आर अ डेमोक्रेसी, राइट। एंड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुत्व वाले या सिर्फ प्रो गवर्नमेंट डिसीजंस दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 साल में कई सारे डिसीजंस दिए हैं जो कि गवर्नमेंट अग्री नहीं करती है, राइट। देयर वाज अ ड्यू प्रोसेस फॉलोड, and you and I can disagree with some of the arguments, but there was a due process followed, and a temple has been built. The temple is not fully built and they're inaugurating it. There is no doubt कि वो election से motivated हैं, but you have to understand that perceptions are very important. In the perception of an ordinary Hindu, हम्म, the last 500 years we were persecuted, Hindus were persecuted by Muslim rulers. The temples, the most important temples were destroyed, and this is a very small payback for that in the eyes of an ordinary Hindu. I'm not saying this is right or wrong, I'm talking about perspective. So from the perspective of an ordinary Hindu, a historical wrong has been righted,
and it is important that we understand it from that perspective. जी, अच्छा गुप्ता जी, इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया में नेक्स्ट ईयर, तो उसमें यही तवक्को की जा रही है, प्रेडिक्शंस हैं कि मोदी जी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत जाएंगे। तो कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 10 साल में? जी, मैं बताता 2014 में हूँ। वो आए थे, जी, तो क्योंकि जो लिबरल लोग हैं, लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, वो उनको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं नजर आते। जी। तो मैं आपको एक अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव तरीके से बताता हूँ, ठीक है? और ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, आई एम नॉट प्रो मोदी, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद हिम एंड हिज पार्टी एंड व्हाट दे डू। बट लेट्स बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिवली जब 10 साल पहले मोदी केम इन, ही केम ऑन द बैक ऑफ द गवर्नेंस प्लान। 2014 का इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने बोला कि हम जो है डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है? सबका साथ, लेकिन सबका विकास। सबका साथ सबका विकास था। लेकिन जो पहले 5 साल के मोदी जी के गवर्नमेंट के थे, उसमें उनका गवर्नेंस अच्छा नहीं था, ठीक है? और विद इन अ ईयर ऑफ कमिंग टू पावर, हिज पार्टी रिजॉर्टेड टू टाइप, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, ठीक है? मेरे हिसाब से जो पहला 5 साल था मोदी जी के सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट वाज रियली बैड, ठीक है? He got re-elected, and it very interesting, and I don't know how many people realize this, कि Modi ji was not popular until January 2019, until वो जो अटैक हुआ था, जहां पे फिर ये इन्होंने जो बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जब तक वो जो टेररिस्ट अटैक्स नहीं हुए थे, तब तक there was a real chance that because of the consequent to the what happened, the demonetization and the other things, there was a 50% chance that Narendra Modi was going to lose the elections. However, 5 months before, 4 months before the elections, there were the terror attacks, and then Modi did what he got an opportunity to do a surgical strike. आप पुलवामा की बात कर रहे हैं? Yeah, मैं पुलवामा में गया था, हाँ। and literally overnight the mood swung, like literally overnight. जैसे जॉर्ज बुश ने इलेक्शन दोबारा जीता था 2001 वाले, उसके बाद उसके वॉर के वजह से इंडिया में the moment, because Pakistan became the enemy, and in those 4 months, BJP was able to effectively scare people and tell them कि भैया हम स्ट्रांग लोग हैं, हम पाकिस्तान से आपको बचाएंगे और मोदी गवर्नमेंट लेके आइए, and they won the elections. It's very important to know that the Pulwama attack had a direct consequence on Modi coming back to power. However, in his second term, Narendra Modi has done some pretty good work. Again, social justice नहीं है, persecution of जो injustice to Muslims है, वो शायद उसका perception कम है, लेकिन वो अभी भी है, ठीक है? However, and whatever they did in Kashmir and whatever else, we can disagree with that. And I'm not talking about that right now. I'm not talking about Kashmir or Pakistan or Muslims. I'm talking about governance. Narendra Modi, he may not be the brightest person, he may not be an economist, but he has enabled and empowered some pretty smart people as ministers, right? The work that was done by Nitin Gadkari in the ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के जो रोड्स हैं, अनबिलीवेबल लेवल पे, अनबिलीवेबल स्केल पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप दिल्ली मुंबई का जो इस वक्त जो नेशनल हाईवे है, एंड ऑल्दो पार्ट्स ऑफ इट आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इट इज एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है? वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, हाई क्वालिटी रोड्स हैं। फॉरेन मिनिस्टर अभी जो डॉक्टर जयशंकर है, he's doing a damn good job, right? We were pretty clueless in the first 5 Modi years, but last 4 years, we've done extremely well in terms of foreign relations, in terms of foreign policy, right? Similarly, there's a few very good things done by the Ministry of Human Resources and Ministry of Finance. जो financial inclusion है, आज के टाइम में गवर्नमेंट की स्कीम है कि जो ठेले वाला है, जो गरीब इंसान, जो लेबरर है, उसको माइक्रो क्रेडिट दे रहा है गवर्नमेंट, अनसिक्योर्ड लोन्स दे रहा है। आज के टाइम में इंडिया में
गरीब से गरीब इंसान के पास गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस बाय करके दी हुई है उसे। एक गरीब इंसान, उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई जिसका प्रीमियम गवर्नमेंट ने पे किया है, ठीक है। आज के टाइम में अगर आप देखें तो मोदी हैज स्वंग डिसाइडेडली टू द लेफ्ट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। पिछले 2.5 साल से, व्हाटएवर 3 साल से 60 करोड़ लोगों को खाना खरीदने के लिए पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन आया इन दी वेक ऑफ कोविड, लोगों के जॉब्स गए, जो गरीब लोग वो बैडली हिट, और उसको नलिफाई करने के लिए उन्होंने बहुत इफेक्टिव, इंटरेस्टिंगली डॉक्टर मनमोहन सिंह हैड ब्रॉट द डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर scheme, but it was very effectively used by the Modi government. Now, when that happens, no matter what anybody else says, the poor people in India are very happy with Modi. Okay? I am not happy. My press wala, my driver, my office boy, they're very happy because they're getting money in direct benefits transfer. They're getting financial inclusion, unke bank accounts, unka credit, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, राइट, हर चीज उनको मिल रही है। वो नहीं मिली है आज तक हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, 70 साल तक वो नहीं हुआ है, वो अभी हो रहा है, राइट। नाउ द अदर थिंग इज, यू नो, हमारे हम बात करते हैं टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। द ऑपोजिशन टू मोदी इज फ्रैगमेंटेड एंड क्लूलेस। You know, people are going to hate me for saying this, but Rajiv Gandhi doesn't inspire confidence. And मैं कह दूंगा कि हाँ अच्छा है, लेकिन जो आम इंसान है उसके लिए राजीव गांधी doesn't inspire confidence. Sorry, Rahul Gandhi, not Rajiv Gandhi. So, you know, anybody who is talking about why is Modi coming to power, why is he winning elections, because there is no alternative. Because his policies over the last 4 years have been pretty good for the poor people. तो 2019 में वो वापस आया था किस बात पे? क्योंकि उन्होंने लोगों को डराया पाकिस्तान के बारे में, मुसलमान के बारे में, और वो पावर में वापस आए। 2024 में वापस आएंगे तो उसका कारण गवर्नेंस है, ठीक है। और अगर हमें दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को जिताना है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को बेटर आइडियाज देने पड़ेंगे। चीजें परफेक्ट नहीं है, चीजें अभी भी, देयर आर स्टिल किंग्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ दीज पॉलिसीज, but let's give devil the credit where it is due. Narendra Modi's government has done some fantastic governance. You know, problems हैं, right? लेकिन जो गरीबों के लिए जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने। और गुप्ता जी, इकोनॉमी भी काफी फ्लरिश की है। जब वो आए थे पावर में तो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, तो अब इट इज नियरली 4 ट्रिलियन। और पर कैपिटा इनकम भी जो है वो भी कहा जाता है कि अब $2700-2800 के करीब पहुंच गई है। तो पाकिस्तान में तो इससे तकरीबन आधी है अभी हमारी पर कैपिटा इनकम। और फिर पाकिस्तान में बहुत से लोग टॉयलेट्स की बात किया करते थे कि इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है। अब जो है सिचुएशन ये है कि इन पर कैपिटा टर्म्स इंडिया हैज मोर टॉयलेट्स देन पाकिस्तान। और उन्होंने 11-12 करोड़ टॉयलेट्स बनवाए हैं पिछले कुछ अरसे में। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, देखिए, अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ देखता हूं, प्योर इकोनॉमिक ग्रोथ देखता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह years had better economic growth than Narendra Modi. And you know, we can go back to data. However, what the Narendra Modi government has done, and I'm going to say this again, is कि मैं एवरेज ग्रोथ नहीं देख रहा हूं, मैं ग्रोथ देख रहा हूं। और ग्रोथ, मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को मैं, यू नो, वो सिर्फ एक नंबर्स है, मैं देख रहा हूं एक गरीब आदमी, एक आम आदमी के एक्सपीरियंस में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, यानी कि, यू नो, द बेसिक सर्विसेज, मोदी हैज बीन वेरी इफेक्टिव in making those basic services available to the poor people, and there has been unprecedented growth and work that has been done in that area. अगर मैं overall GDP देखूंगा, yes, compared to Pakistan, India has done extremely well. Compared to Dr. Manmohan Singh's years, I don't agree, but that's okay. The point is कि what matters is not just what Ambani and Adani is doing. And yes, there has been, you know, I mean, there has been corruption. You know, don't tell me कि corruption कम हुआ है. You know, high level corruption है, अभी भी बहुत सारा है.
I don't buy the corruption argument. But what the argument I buy is इकोनॉमिक ग्रोथ रफली उतनी ही है जितनी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में थी. इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है मुकाबले बाकी मुल्कों के. जब दुनिया के बाकी के मुल्क स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, चाइना स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, अफ्रीकन नेशन स्ट्रगल कर रहे हैं, यूरोप स्ट्रगल कर रहा है, India's economy has been doing extremely well, right? So we need to appreciate that. Now, when we look at that and we look at all the good work that he's done, let's now look at what can what can a political party do which is better, right? And we need better ideas. What Narendra Modi did was he took the ideas Dr. Manmohan Singh had and he empowered the bureaucracy and the execution. Sir, management mein, I am a CEO of a company, right? All managers will tell you that execution is much more important than ideas. Dr. Manmohan Singh was good at both, but Modi has taken his ideas and he has executed them extremely well. अच्छा गुप्ता जी, मोदी जी ने जो घर बनाए हैं, सरकार ने जो फ्री घर दिए हैं लोगों को, उसमें मेरे ख्याल है बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये की कि वो औरतों के नाम पे हैं. They have been transferred in women's names. So that is another step in the direction of women empowerment. I mean, there has been a lot of, see, I want to say something, Shakil साहब. देखिए, इसमें से जब भी हम ये बात करते हैं, इसमें there are a lot of, gray area, right? I mean, जहां तक घर बनाए हैं, उसमें थोड़ा सा डेटा फजिंग है और थोड़ा सा मतलब I don't know, I don't, घर बनने में I don't agree fully कि उनका बहुत सक्सेसफुल रही है. बट हाँ, जो आपने बोला कि वो एक that was a great idea कि घर जो बनेंगे वो औरतों के बनेंगे, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्योंकि हमारे मुल्कों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को लगती है, जो कि हम नहीं बात करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम दैट women face. And women, getting houses in their names is a very positive thing. At least वो थोड़ा सा जो imbalance है वो redress हो रहा है. There have been, people give me an argument कि हाँ मोदी के ministers हैं जो कि involved रहे हैं rape cases में, या recent cases है जो wrestlers के जो complaints है, वो बिल्कुल सही है. और वो दूसरे गवर्नमेंट्स में भी रहे थे, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थे या दूसरे ये समाजवादी गवर्नमेंट थे, वो सारे उसमें मेरे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आया है. लेकिन जो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था कि जो औरतों के नाम घर करने का, क्योंकि that kind of gives them the security that women need. So not black and white, not 100% success, but a qualified success. अच्छा, मुसलमानों के हवाले से अगर हम बात करें तो ट्रिपल तलाक को खत्म करने से क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी मुस्लिम औरतों में बढ़ी है? और मैं एक देख रहा था स्टेटमेंट, अवैसी जी की पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों से कहा कि बच्चे ज्यादा पैदा करें और ये हमारे शरीयत के भी खिलाफ है फैमिली प्लानिंग जो है, और इस तरह से जो है अवैसी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं. मैं एक चीज बोलता हूँ शकील साहब कि देखिए, जो बीजेपी ने मोदी ने किया वो प्योर पॉलिटिक्स था, ठीक है, लेकिन ठीक है वो उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए किया. They have no sympathy for Muslims. I don't think Modi and BJP did what they did because they have any love lost for the Muslims. However, 77 years after we got independence, and at least 73 years after we became a republic, why on earth wouldn't the Muslim Personal Law Board reform Muslim personal law? I mean, it is stupid. Triple talaq is actually un-Islamic. And I can have a debate with whoever wants to debate that with me. There are very specific guidelines for men to follow while divorcing their wives. Triple talaq is un-Islamic. Why on earth is the Muslim Personal Law Board been allowing it is beyond me. And they have given an opportunity to BJP to defame Muslims. Triple talaq should have absolutely no space in a modern democratic country.
right? If we talk about women's rights, it was a really stupid practice. It should have been outlawed by the Muslim Personal Law Board themselves, right? Having said that, BJP and Modi didn't do it because they had any, it had nothing to do with Muslims. They just exploited an opportunity. और शाहबानो केस जो है 80s का 1980s का, जी उससे भी तो जो मुस्लिम क्लर्जी है उसको बड़ी बदनामी मिली कि वो सारे यूनाइट हो गए एक एक निहत्ती खातून के खिलाफ, शाहबानो जिनका नाम था। जी और बिल्कुल। उसकी वजह से फिर राजीव गांधी जो थे ही कैपिचुलेटेड टू दिस प्रेशर, और आरिफ मोहम्मद खान ने रिजाइन कर दिया कैबिनेट से। जी, तो उस उन्होंने दो कंट्रोवर्सी की काम वजह किए। से जी राजीव गांधी ने दो काम किए। पहला तो उन्होंने, जैसे हम बोला कि शाहबानो से एक छोटा एक और काम था कि जो ये राम मंदिर आज जो बन रहा है, तो ये जो शुरू में जो स्टार्ट हुआ था कि शाहबानो, ओके, तो पहले शाहबानो केस हुआ जिसमें गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, राइट? हमारा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और उसे अंडू करने के लिए और मुस्लिम लीडरशिप को खुश करने के लिए, रादर रिलीजियस मुस्लिम लीडरशिप को खुश करने के लिए उन्होंने कानूनी तौर से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अंडू कर दिया, which was really opportunistic. And वो जो शाहबानो केस है उसके वो it did not in any way empower Muslims. In fact, it is anti-women. The Shahbano, case में जो राजीव गांधी ने किया, that was anti-women. It didn't serve Muslim women. And उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्होंने वो मंदिर में वो अनलॉक करा दिया कि पूजा शुरू करा दी. And the BJP exploited that. BJP was irrelevant. 1984 इलेक्शन में 2 सीट आई थी, 2 सीट, 550 में से 2 सीट मिली थी बीजेपी को 1984 इलेक्शंस में. एंड राजीव गांधी gave an opportunity on a platter to the BJP by जो वो मंदिर का मुद्दा क्रिएट किसने किया? राजीव गांधी ने क्रिएट किया वहां पे. और because he was trying to counterbalance what he did in the Shahbano case. जी, और शाहबानो केस में ये हुआ था ना कि एक एल्डरली औरत को उसके वकील ने, उसके मियां ने, जो वकील था, काफी मेरे ख्याल में प्रॉस्परस किस्म का वकील था, उसने उनको डिवोर्स कर दिया आर्बिट्रेरीली और उनको घर से निकाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट तक वो खातून गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलिमनी जो है हर औरत को मिलनी चाहिए, उसका मियां जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी मेंटेनेंस के लिए। लेकिन इंडिया के जो मौलवी थे वो सारे यूनाइट हो गए कि नहीं 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 नहीं, ये हमारे दीन में आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और खुद उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया उसका, कि वो खुद कह देते कि भाई हमारा बोर्ड जो है वो उसको मेंटेनेंस देगा। लेकिन इस तरह का एक रेट्रोग्रेसिव जो है ना स्टेप उन्होंने लिया, एंड आई थिंक दे अर्नड अ लॉट ऑफ नोटोरिटी फॉर दिस। जी, तो सी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया राजीव गांधी को, एंड राजीव गांधी पास्ड अ लॉ टू annul a Supreme Court decision. Yeah. So, and as I said, and then to counterbalance that, वो जाके मंदिर के द्वार खुला दिया उन्होंने, मंदिर के दरवाजा खुला दिया, वहां पे पूजा शुरू करा दी. नरेंद्र मोदी के मजीद क्या इनिशिएटिव है? एक इनिशिएटिव उनका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्या है इन पे अगर आप हाईलाइट कर सकें? काफी सारे हैं एक्चुअली. एक तो जो मेन मैं बताता हूँ जो कि जिससे लोगों को फर्क पड़ रहा है, एक है जो इन्होंने क्या किया था कि जनधन योजना, मतलब बेसिकली दे गॉट बैंक अकाउंट्स मेड फॉर एवरीवन. तो नॉर्मली क्या होता है, बैंक अगर आप वायबल कस्टमर हैं, अगर उनको लगता है आप पैसे जमा कराने ले, तभी आपको बैंक अकाउंट देता है, वरना आपको बैंक अकाउंट नहीं देता वो, या आपको मिनिमम बैलेंस रखना है. तो उन्होंने बोला कि बैंक्स को बोला कि आप जो है हर इंसान का जाके प्रोएक्टिवली अकाउंट खुलवाइए, राइट? सो ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हिंदुस्तान के जितने गरीब से गरीब लोग थे सबके बैंक अकाउंट खुल गए जो जीरो बैलेंस अकाउंट से. ठीक है. दूसरा फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद में आके उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब क्या किया कि जो उनको जो गरीब लोग थे, जो कि परेशान थे महंगाई की वजह से या जो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोविड के टाइम में, उनको उन्होंने पैसा भेजना शुरू किया. तो क्या होता था कि पहले के जमाने में more than 80% of the money was pilfered. मतलब जो सरकार अगर गरीबों को पैसा दे रही है उसमें से 80% पैसा जो है बीच के लोग खा जाते थे, राइट?
अभी ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कानून बनाया था बाय द वे, जनवरी 2014 में, बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। और उसके एग्जीक्यूशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि सबके पास बैंक अकाउंट हो। भैया आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करोगे कैसे जब तक किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं होगा? आप कैश लोगे तो रास्ते में खा जाएगा वो। सो व्हाट नरेंद्र मोदी डिड इज ही, एंड इसका भी एक लॉ था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था उसका, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सारा मोदी गवर्नमेंट ने किया। और उन्होंने सडनली दो काम किए, एक तो अकाउंट खुलवा दिया, फिर उस अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कराना शुरू कर दिया, राइट? दैट इज अ मैसिव स्टेप। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम गवर्नमेंट भर रही है हर इंसान का, which means the government is literally almost guaranteeing healthcare for all, right? For a country like India, and we are a poor country, we still we are still a developing country. That's a massive step. We still don't know how Modi is going to fund it, right? But he has, and what he's done is he's done some smart work. He said कि मैं प्रीमियम दे दूंगा और जो हेल्थ केयर प्रोविजन है वो हॉस्पिटल दे देंगे। तो अभी तक क्या था कि जो गरीब था वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकता था, ठीक है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नोटोरियसली इनएफिशिएंट एंड notorious for the quality of care that they provide. What they're now saying is, to a limited extent, the poor can go to a private hospital, and the insurance companies will pay for that. Now, there is a theory कि ये जो है एक bonanza दिया गया insurance companies को, this is crony capital or whatever, people can say that, but the reality, do the poor people care about that? No, they don't. What they care about is, here is a guy who's given them a bank account. Here is a guy, for the first time in the country's history, who's given them money for food when they needed it, right? Here's a guy who's given them free health insurance. Another thing they've done is they've now got a scheme where all small vendors, जितने ठेले वाले हैं, इन सबके लिए ऐप बनाई है। आप उस ऐप को यूज कीजिए और आपको क्रेडिट मिल सकता है, राइट? माइक्रो क्रेडिट, छोटा सा पैसा आपको उधार मिल सकता है, राइट? आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है और आपको मदद मिल सकती है, जो एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए उन्होंने किया है। आज के टाइम में जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं उन सबको इफेक्टिवली ग्रांट्स मिल रहे हैं, लोन्स मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। जो कि क्योंकि मेरे आपके लिए शायद इतनी बड़ी नहीं है, और जो गरीब इंसान है, जो फार्मर है, जो ठेले वाला है, for the first time they are experiencing that the government cares about them. Now, a lot of it is propaganda, not all of it. A lot of it on the ground नहीं implement हुआ या टाइम लग रहा है, it's a government initiative. But उन्होंने क्या किया है, इसको बहुत सारा प्रोपागेंडा यूज करके इसको सेल कर दिया उन्होंने। तो पीपल आर एक्साइटेड अबाउट इट, राइट? उसके अलावा जो उन्होंने क्या किया, जो उज्ज्वला योजना थी, दैट वाज अ मैसिव थिंग। लोग फॉसिल फ्यूल यूज करते आ रहे थे, जो औरतें जो हैं वो गोबर के उपले और वुड यूज कर रही थी। उन्होंने बोला लाओ इन सबको, जितनी औरतें हैं इन सबको हम ये गैस सिलेंडर्स देंगे, एलपीजी सिलेंडर्स देंगे, एंड सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर्स है। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द पुअर पीपल। नो, इंप्लीमेंटेशन में हम बोल सकते हैं कि कुछ इश्यूज हैं जो वो आयन आउट कर रहे हैं, लेकिन just the fact that the Prime Minister of India thought about that and got that done. No, do you get what I'm saying? So people can see that somebody cares about their health, somebody cares about the food, somebody cares about getting them credit. अच्छा गुप्ता जी, आखिर में हम थोड़ी सी अगर बात करें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से, तो क्या इलेक्शंस के बाद कोई पॉसिबिलिटी है, कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई इंप्रूवमेंट हो रिलेशंस में? आई थिंक दो चीजें हैं शकील साहब, ये नहीं पता मुझे इसका आंसर, और ये दो चीजों से भी डिपेंड करता है। इलेक्शन जीतने के बाद देयर विल डेफिनेटली बी एन अपॉर्चुनिटी ऑन द इंडियन साइड, राइट? चाहे ऑफिशियली डॉक्टर जयशंकर है या मोदी जी है, वो दे हैव बीन very dismissive of Pakistan, but once they win the elections, there will be
there'll be a positive period, there'll be a honeymoon period, and it's quite likely that Modi will, if an opportunity arises, he will grab the opportunity to normalize relationships. Uh, the problem is right now, uh, there is the arrogance, and we can call it arrogance from a Pakistani perspective, or from the Indian perspective, it is a necessary, that we are trying to detach ourselves, making Pakistan irrelevant, because from the Indian government perspective, Pakistan was not a reliable partner for negotiating peace. And again, not my words; those are things that the Indian government is saying. However, I think after the elections, there is a possibility that if there is a Nawaz Sharif government, which it seems there will be, and I'm not talking about the domestic politics of Pakistan. Mera, I have no horse in that race. चाहे वो नवाज शरीफ बने चाहे इमरान खान बने, that is what Pakistanis to decide. इमरान खान तो शायद जेल में है, जो भी भुट्टो बने, जो भी बने, लेकिन if the PML party is in power, then I suspect, because at least in India, India views PML and Nawaz Sharif as as the most reliable partner for peace. Mhm. He has in the past demonstrated a strong, urge to negotiate peace with India. So I think that once elections are over in both India and Pakistan, and hopefully, the governments, जो उनके झगड़े हैं वो खत्म है, hopefully they will start thinking about it, and then it could be Nawaz Sharif negotiating with Modi. The good thing though is अगर जो नई गवर्नमेंट आती है, which comes with the blessings of the establishment in Pakistan, then all the ducks for peace are aligned in Pakistan. You have the army and you have the civilian government, which are both of them aligned to each other. They're not fighting each other, and then the task of negotiating peace becomes easier. Obviously, India needs to give up whatever uh, arrogance that we have about the whole thing. You can't, you can choose your relatives, but you can't choose your neighbors. We should definitely negotiate peace. जी, आपको याद होगा कि जब मोदी जी आए थे लाहौर, नवाज शरीफ की ग्रैंड हाँ जी, डॉटर की शादी में, अनप्रेसिडेंटेड था सर, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर तो रहा था. और मोदी जी के एडवाइजर्स ने उनको मशवरा भी दिया था कि इट विल कॉस्ट यू पॉलिटिकली, बट ही टुक द रिस्क. He took a लेकिन huge risk. और उसमें भी पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने ये कहा, जिनमें बिलावल भी शामिल है, इन्होंने भी स्लोगन लगाया था यहाँ कश्मीर के इलेक्शन जब हुए कि मोदी का जो यार है गद्दार हाँ, है, गद्दार है. गद्दार है. हाँ, हाँ, वो यानी डोमेस्टिक मोदी का पॉलिटिक्स जो थी. दोस्त है वो ट्रेटर है. हाँ जी. सो मैं बिल्कुल सर, मैं एक चीज बोलता हूँ. द वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट मोदी फॉर इन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप is his visit to Lahore, and that was an opportunity that got missed. That was a historic opportunity. See, when you want to negotiate with somebody, you want to negotiate with somebody who can deliver. Modi right now is the only person who can deliver, right? He has absolute control over everything. So if Modi negotiates peace, he doesn't have anybody to talk to and to confirm things with. So I think that way there is an opportunity. I think there is an opportunity. We have a prime minister who has a lot of power, who can, if he makes an agreement, then he can execute that agreement. In Pakistan, it's possible or rather likely that we're going to get a civilian government and an army that are in sync with each other. So if, and it's a big if they negotiate peace, then the chances of that peace being executed, the peace process being executed, are very high. Unlike the Agra summit where Musharraf was negotiating, and General Musharraf, he was on a sticky wicket politically, and the Indian government on the Indian side was also they were not so powerful. Is बार hopefully दोनों side जो है वो politically powerful हैं, and they can really get rid of this absolutely nonsensical relationship that we have right now. We can get over the juvenile visa policies and foreign policies that the two countries have. गुप्ता जी, एनी फाइनल थॉट्स? कुछ चीज रह गई हो तो प्लीज मेंशन कीजिएगा. थैंक यू सो मच सर. मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि हम लोगों को ना
ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया से निकल के ग्रे की दुनिया में घुसना बहुत जरूरी है, और हमें पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव यानी नजरिया, यानी कि जिस इंसान से मैं डिसएग्री करता हूं, शायद मैं जिससे नफरत भी करता हूं, उसका भी नजरिया जानना बहुत जरूरी है। सही। पाकिस्तान में, एंड यू नो, Pakistan wants peace with India, and I know there is a constituency for peace in India. People in Pakistan need to understand what makes Modi tick and what has brought Modi into, they might have to hold their nose and negotiate, but that's what Pakistan will need to do. And it's the same thing in India. We need to understand Pakistani politics, and if need be, hold our nose and negotiate peace. We need to give up that righteousness. The biggest enemy of peace is the righteousness that we have, right? I may be righteous about my ideology, my, being a liberal, but I've got to get the perspective that a Modi supporter has. That's very important. Thank you so much. सो थैंक यू गुप्ता जी। आई होप के दोनों मुल्कों में जो है बेटर सेंस विल प्रिवेल और हम अच्छे हमसायों की तरह रह सकेंगे। सो थैंक यू अगेन। Thank you, sir. Thank you for having me.